भारतीय जनता पार्टी भी सियासी गुणा भाग कर रही है, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। बीजेपी की जगह कोई दूसरा राजनीतिक दल भी सत्ता में होता तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। 2014 और 19 में जिस सियासी खेल के बूते भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, अब उस सियासी खेल की गुंजाइश धीरे धीरे कम होती है। कब तक जाति जनगणना से बीजेपी मुंह छुपाएगी? कब तक आर्थिक न्याय और आरक्षण के मुद्दे से बीजेपी पीछे हटती दिखेगी? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube प्लेटफॉर्म देश नीति और देश नीति के इस खास कार्यक्रम सत्ता की जंग में आपका स्वागत है। सत्ता की जंग अब सिर्फ सत्ता की जंग नहीं रह गई है, बल्कि सत्ता की जंग अब कहीं ना कहीं सत्ता की दौड़ में समाज और समाज के अलग अलग सेक्शन को भी या तो विभाजित करती जा रही है या फिर जोड़ती जा रही है। जोड़ने और विभाजित करने के इस दौर में हमेशा की तरह आरक्षण एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन रहा है और हमेशा की तरह बिहार इस आरक्षण की राजनीति की सबसे पहली प्रयोगशाला बनता जा रहा है। और इस प्रयोगशाला में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल, जिनकी पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की रही है, राजेंद्र विष्णु आर्लेकर, उन्होंने बिहार विधानसभा द्वारा आरक्षण बढ़ाने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया और विधानसभा से जब वे विधेयक पारित होकर आया तो राजभवन पहुंचने के बाद काफी विचार विमर्श के बाद राज्यपाल ने इसे मंजूरी दी है। बिहार में तात्कालिक तौर पर दिख रहा है कि इस विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद नीतीश कुमार सरकार की एक बड़ी जीत हुई है। लेकिन इस विधेयक का राजनीतिक असर, इस आरक्षण के खेल का राजनीतिक प्रभाव सिर्फ बिहार की ज्योग्राफिकल बाउंड्री तक, बिहार की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के बाहर अब ये असली असर दिखाने जा रहा है। ताजा मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर लंबे समय से आंदोलन जारी है। अनशन, आमरण अनशन, राजनीतिक दलों का प्रदर्शन, राजनीतिक दलों का सियासी गुणाभाग सब चल रहा है। और इसी गुणाभाग के बीच भारतीय जनता पार्टी भी सियासी गुणाभाग कर रही है, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। सियासी गुणाभाग के तहत एक तरफ गुवाहाटी मॉडल के द्वारा सरकार बनाई गई, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ईडी के प्रयोग के द्वारा एनसीपी को भी तोड़ा गया। एनसीपी का वो खेमा जो खास तौर पर मराठा सियासत के बूते विधानसभा पहुंचा है, वो खेमा अब मोटे तौर पर विधानसभा के अंदर जो विधायक दल है उस खेमे का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और वही खेमा सबसे ज्यादा दबाव बना रहा है, यानी अजित पवार का खेमा, क्योंकि उस खेमे के लोगों का मराठा आरक्षण की इस मांग के दौर में, आंदोलनों के दौर में गांव में घुसना मुश्किल हो रहा है, अपने इलाके में जाना मुश्किल हो रहा है। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र की डेमोग्राफी है, उस डेमोग्राफी को अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं या तो स्वीकार करने की स्थिति में आएगी या भारतीय जनता पार्टी चुनावी नुकसान को झेलने के लिए मना स्थिति बनाते हुए नजर आएगी। और ये परिस्थितियां दरअसल बिहार के आरक्षण वाले प्रयोग के बाद ज्यादा मुखर होकर सामने आ रही है। मोटे तौर पर माना जाता है कि महाराष्ट्र में 32% मराठा आबादी है, 12% के करीब अल्पसंख्यक आबादी है। तो इस 44% आबादी को एक तरफ दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल, बीजेपी की जगह कोई दूसरा राजनीतिक दल भी सत्ता में होता तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि सियासत में 40% वोटों को एक तरफ करके कोई दूसरा सियासी खेल खेलने की कोशिश, 80-20 जैसी कोशिश उत्तर प्रदेश में तो हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी 60-40 की कोशिश नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। और उस सियासत में बीजेपी अब ये कहकर पल्ला नहीं छुड़ा सकती कि आरक्षण नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की विधानसभा में समर्थन किया है। मामला सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, राजस्थान में भी जाति जनगणना की मांग हो रही है। अशोक गहलोत सरकार ने आरक्षण की प्रक्रिया को और नए सिरे से जाति जनगणना कराने को लेकर अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक, जो आचार संहिता लगने के ठीक पहले हुई, उसमें इसे मंजूरी देने का ऐलान किया कि राजस्थान में भी जातीय जनगणना होगी। कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर चिंतन शिविर में जातीय जनगणना की मांग को स्वीकार किया। मध्य प्रदेश में सीएम के संभावित उम्मीदवार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी इस बात को कह रहे हैं। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त गवर्नर ने ही अब तक लटका कर रखा। झारखंड में भी ये मामला लटका हुआ है और झारखंड में जब ये मामला लटका हुआ है तो अब कई सारे राज्यों के उदाहरण को देखकर भारतीय जनता पार्टी 3 दिसंबर के बाद कौन सा फैसला लेगी,
ये कहना फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन जिस चुनावी हिंदुत्व की बिसात को बिछाकर नरेंद्र मोदी की चुनावी सफलता को तय किया गया, 2014 और 19 में जिस सियासी खेल के बूते भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, अब उस सियासी खेल की गुंजाइश धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब ये कम क्यों होती जा रही है, जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों और वैश्य समाज के लोगों की पार्टी कहा जाता था। एक जमाने में ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था, और उस सियासत की जो अंतिम सीमा थी, जो अपर लिमिट थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में देखी गई, जब भारतीय जनता पार्टी 182 लोकसभा सीटों से ऊपर नहीं बढ़ पाई। 2013-14 के दौर में नरेंद्र मोदी का प्रयोग हुआ, और नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जिस तबके को भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में जोड़ने का काम किया, वो तबका नॉन डोमिनेंट ओबीसी, यानी गैर प्रभुत्वशाली ओबीसी जाति, और नॉन डोमिनेंट शेड्यूल कास्ट, यानी दलित जातियां जो प्रभावी नहीं है, जिनकी संख्या कम है, उनको एक साथ प्रभावी समूह के खिलाफ खड़ा कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व से जोड़ा गया। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में गैर यादव पिछड़ों को, दलितों में गैर जाटव दलितों को, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोट बैंक का विस्तार किया। लेकिन अब वही तबका जो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से मुखरता के साथ 2013-14 के दौर में जुड़ना शुरू हुआ, नरेंद्र मोदी के पिछड़े वर्ग के चेहरे के साथ जुड़ना शुरू हुआ, अब वही पिछड़ा वर्ग, वही गैर प्रभुत्व दलित समाज, गैर प्रभुत्वशाली दलित समाज आज की तारीख में जातीय जनगणना की मांग कर रहा है। आज की तारीख में वो जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद कर रहा है। अब वो सामाजिक न्याय के दायरे को आर्थिक न्याय की स्थिति तक ले जाने के लिए अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत कर रहा है। और जब भी बात सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की होती है, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी और उसका पैतृक संगठन आरएसएस समरसता की बात करता है। समरसता की बात कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अब गले की हड्डी बनती जा रही है, क्योंकि समरसता की सियासत में यदि आरक्षण नहीं है, संख्या के अनुपात में भागीदारी नहीं है, तो फिर उस पिछड़े वर्ग को, फिर उस दलित वर्ग को, और अब तो आरक्षण के दायरे में 2019 से अपर कास्ट का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से गरीब तबका भी शामिल है, तो फिर उसे फायदा क्या है? आखिर उसे मिल क्या रहा है? क्रीमी लेयर के बाद आरक्षण कितने लोगों को मिलता है? और क्रीमी लेयर का दायरा जितना फैला हुआ है, कुछ एकड़ जमीन का मामला है, एक निश्चित आय का मामला है कि 8 लाख रुपए से कम होगी तभी। अब 8 लाख रुपए नरेंद्र मोदी के दौर में डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के कमोबेश रसातल जैसी स्थिति में पहुंचने के बाद इस देश में 95 से 98% तबका ऐसा है जिसका 8 लाख रुपए से सालाना से कम आय वर्ग में इसकी गिनती होती है। और जब इतना बड़ा तबका आरक्षण के दायरे में है, तो इतने बड़े तबके को जब आरक्षण की बात होगी, तो कहीं ना कहीं संख्या बल के अनुपात में भागीदारी की बात भी होगी। और इसी सवाल से हिंदुत्व के सहारे, राम मंदिर के सहारे भारतीय जनता पार्टी बचने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब जिस प्रकार की आग बिहार से लगी है, जिस प्रकार की राजनीतिक आग बिहार से लगी है, उस राजनीतिक आग में कौन कितना झुलसेगा और कौन कितना फायदा उठाएगा, इस खेल को खेलने के लिए भी जाति जनगणना और आरक्षण की मांग को नकार पाना किसी के लिए मुश्किल काम है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी देख रही है, मराठा समाज उसके साथ नहीं है, लेकिन अब ओबीसी के दायरे में भारतीय मराठाओं को लाने की जो कोशिश है, बीजेपी की तरफ से एक नैरेटिव चलाने की कोशिश भी हुई कि ओबीसी के दायरे में कुनबी सर्टिफिकेट जो निजाम के समय का है, उन परिवारों को, उस मराठा समुदाय के उस बड़े सेक्शन को उस कुनबी सर्टिफिकेट के साथ ओबीसी के दायरे में लाया जाए। फिर वहां भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापित वोट बैंक है, ओबीसी वोट बैंक, वो उनके खिलाफ है, क्योंकि तब वो फिर आरक्षण बढ़ाने की मांग करेंगे। उनका तर्क है कि ओबीसी समाज में यदि मराठा समाज को भी जगह दी गई या उसके किसी सब सेक्शन को जगह दी गई, तो ये मामला ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यही स्थिति मध्य प्रदेश में है, यही स्थिति राजस्थान में है कि सबको इस बात की आशंका सता रही है, उसको डर सता रहा है कि आरक्षण जो सामाजिक न्याय का एक टूल है और आर्थिक न्याय की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, तो उस आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय का जो पूरा का पूरा चुनावी नैरेटिव है, उस नैरेटिव के सहारे हिंदुत्व का नैरेटिव यदि दरकता जा रहा है, तो आखिर कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाए? कब तक जाति जनगणना से बीजेपी मुंह छुपाएगी?
कब तक आर्थिक न्याय और आरक्षण के मुद्दे से बीजेपी पीछे हटती दिखेगी। और अब जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार में समर्थन देने के बाद, न तो उसके पास अब ये तर्क है कि हम आरक्षण की सीमा को आगे नहीं बढ़ा सकते, न तो उसके पास अब ये तर्क बचता है कि आरक्षण की सीमा को आगे बढ़ाने को लेकर संवैधानिकता और संवैधानिक स्थिति को लेकर कहीं ना कहीं न्यायिक मंतव्यों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने ही वो लिमिट 2019 के जनवरी महीने में उस वक्त क्रॉस कर दी जो इंदिरा साहनी जजमेंट के मामले में आया था, जब 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण बीजेपी ने दिया। और जब वो लिमिट बीजेपी ने क्रॉस कर दी, बिहार विधानसभा के अंदर समर्थन कर दिया, बीजेपी के द्वारा नियुक्त राज्यपाल ने उसे अपनी मंजूरी दे दी, तो लोकसभा चुनाव के पहले इन सारी मांगों को एकदम से दरकिनार करना और 22 जनवरी की राम मंदिर की उद्घाटन की तारीख के सहारे सबको बहा ले जाने की रणनीति पर काम करना, ये मौजूदा दौर में लोहे के चने चबाने जैसा है। देखते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी, मोहन भागवत का आरएसएस किस हद तक इस मुद्दे को दबा पाता है और किस हद तक आरक्षण के दौर में, जाति जनगणना की मांग के दौर में इस मुद्दे से किनारा करते हुए राम मंदिर के मुद्दे पर बहुसंख्यक समाज के बड़े तबकों को ला पाने में कामयाब होता है। देखते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, भारतीय जनता पार्टी भी कायम है और इंडिया गठबंधन भी कायम है, और इसी उम्मीद के सहारे हम भी कायम है कि इस उम्मीद में किसको सफलता मिलती है, किसकी उम्मीदें सफल होती है और किसकी विफल होती है। फिलहाल हमें 3 दिसंबर के नतीजों का और उसके बाद लोकसभा चुनाव तक के लिए उसके नतीजों का इंतजार करना होगा कि आखिर कमंडल जीतेगा चुनावी हिंदुत्व के सहारे या फिर मंडल पॉलिटिक्स की आग में बीजेपी झुलस जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, और यदि आपने हमारे इस देश नीति चैनल